अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज़ादी मार्च के हवाले से जेयूआई की तरफ से और बाकी जो जमातें हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, इनकी तरफ से तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। हुकूमत की तरफ से इस्लामाबाद को सील करने का प्लान बनाया जा रहा है। मुख्तलिफ चौकों चौराहों पर इस्लामाबाद के बाहर से जो आने वाले रास्ते हैं उन पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं, पहुंचाए जा रहे हैं, सिलसिला जारी है ये। और ये भी खबरें आई थी कि खंदकें खोदी जा रही हैं इस्लामाबाद के इर्द गिर्द ताकि लोग ना आ सकें। लेकिन ज़ाहिर है खंदकें, ये बड़ा मजाक लग रहा है मुझे, क्योंकि खंदकें इस्लामाबाद के चौगिर्द किस तरह आप इतनी खंदकें खोद सकते हैं। रोड रास्ते, मेन शाहराह जो हैं इस्लामाबाद को आने वाले, वो किस तरह सील कर सकते, किस तरह खंदक को वहाँ पर खोदी जाएगी। तो लेकिन कंटेनर तो रखे जा सकते हैं। कंटेनर उतरना शुरू हो गए हैं इस्लामाबाद के इर्द गिर्द। मौलाना अपने मौक़िफ़ पर कायम है। आज इस्लामाबाद में फिर APC हुई थी, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। तमाम जमातों के जो मकामी क़यादत है इस्लामाबाद की, JUI, पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत मुख्तलिफ जमातों के इस्लामाबाद के जो रहनुमा हैं वो शरीक हुए। उन्होंने अपना प्लान भी डिस्कस किया है। इंतज़ार हैदरी हमारे साथ मौजूद हैं। इंतज़ार हैदरी JUI को भी कवर करते हैं और आज APC में भी थे। इस्लामाबाद के अच्छे जर्नलिस्ट हैं, तो ये चीज़ों को देख रहे हैं, इनसे डिस्कस करेंगे। इंतज़ार, ये जो इस्लामाबाद को सील किया जा रहा है, PTI ने 2014 में धरना किया, वो अपना तो हक समझ रही थी, लेकिन JUI को या अपोजिशन जो PTI की इस वक्त है, उनको ये हक नहीं देना चाह रही। रास्ते बंद किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद से गुज़श्ता रोज़ 2 आलम गिरफ्तार किए गए थे जो बैनर लगाते हुए, उनको फिर रिहा करा दिया गया। और एक आज पिंडी में भी हुआ है। आज पिंडी के जो JUI के सदर हैं, उनके अमीर हैं, हाँ, उनके घर पे भी छापा मारा गया है। हाँ, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं थे। लेकिन छापा मारा गया है। तो ये सिलसिला जमहूरी हुकूमत में तो ये नहीं होता। वैसे देखिए, मैंने कल पीर नूरुल हक कादरी जो वफाकी वजीर हैं मजहबी अमूर के, उनसे एक बात की थी कि आप खुद वजीर हैं, मुंतखब हो के आए हैं, आप कहते हैं कि जमहूरियत को ख़तरा नहीं होना चाहिए, लेकिन जमहूरियत में एहतजाज होता है। तो आपने कंटेनर रखना शुरू कर दिए हैं अभी से, पेशावर मोटरवे पर भी और GT रोड पर भी। तो क्या आप खुद गला नहीं घोंट रहे? बिल्कुल यही सवाल था मेरा। उनका ये कहना था कि हम जो बेहतर समझेंगे पाकिस्तान के लिए वो करेंगे। अब वो बेहतर शायद ये समझ रहे हैं कि सिर्फ रुकावटें खड़ी करने से वो एहतजाज रोक लेंगे। लेकिन जैसे आपने पहले बात की कि खंदकें खोदी जा रही हैं, अब मैं भी खंदकों के हवाले से तो उस तरह की बात नहीं करूँ, क्योंकि कौन से घोड़े छोड़े यहाँ पे आ रहे हैं जिनके लिए खंदकों का प्रॉब्लम होगा। भाई, अब तो खुद रिवायत डाली है PTI ने और पैट ने कि जब आप एहतजाज करने आ रहे हैं तो साथ क्रेन लेके आए, क्रेन के जरिए साथ आए। और तो ये खुद तो कफन पोश बन के बैठे हुए थे। तो बात वही है। दूसरी बात ये कि देखिए, इस्लामाबाद आने के 5 रास्ते हैं, एक रास्ता नहीं है। आप तरनौल से भी इस्लामाबाद आते हैं, आप मोटरवे से भी इस्लामाबाद आते हैं, आप GT रोड रवात की तरफ से भी इस्लामाबाद आते हैं, आप बाराको मरी की तरफ से भी इस्लामाबाद आते हैं, और एक रास्ता मागला की तरफ से भी आता है जहां से आप इस्लामाबाद आते हैं। ये 5 रास्ते हैं जहां से आप इस्लामाबाद आते हैं। आप कंटेनर कितने रखेंगे? पहली चीज ये, कितनी नफरी आप तलब करेंगे? मौलाना फजल रहमान ने ये कहा है कि मैं कम से कम 5 से 15 लाख का उन्होंने दावा किया है कि मैं यहाँ लोगों को इकट्ठा करूंगा। ये तो बहुत बड़ा क्राउड होगा। अब अगर वो 50,000 भी ले आते हैं तो क्या 50,000 के क्राउड को रोकना आसान होगा? आपने भी कवर किया था PTI के धरने को, जब वो आ रहे थे इस्लामाबाद, और पैट के धरने को। कितने लोग थे? वो ज्यादा से ज्यादा 10,000 लोग थे जब पहले रोज जो आए थे। एक बड़ी, उससे भी कम होंगे, ज्यादा नहीं थे, बाद में तो खत्म हो गए, कुर्सियां पड़ी होती। लेकिन उनको भी, उस मॉब को भी रोकने में नाकामी हो गई थी। आजाद कश्मीर की पुलिस थी इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद की अपनी पुलिस थी, FC बुलाई गई थी। उसके बावजूद ये 3 लेयर्स थे, ये तीनों लेयर नाकाम हो गए थे और फिर वो D चौक तक पहुंचने में कामयाब हो गए। ये अलग बात है कि आगे से कोई मुजामत हुई या नहीं हुई, लेकिन 12 लोग पहुंच गए। अब देखें, अब जो हिदायतनामा JUI की तरफ से जारी किया गया कारकुनान को, 32 नुकाती जो हिदायतनामा है, उसमें एक शिक बड़ी वाज़ेह है। उसमें वो शिक की तरह नहीं है, वो शिक है जिसमें ये कहा गया है कि हर जिले अमीर अपने साथ एक एम्बुलेंस और एक क्रेन का बंदोबस्त लाजमी करें।
ताकि रुकावटें हटाई ताकि जाए। रुकावटें हटाएं। देखें अब और पानी और नमक भी कहा गया है, शेलिंग हो तो उसमें आप वो इस्तेमाल कर सकते अब आप ये देखें अगर पानी और नमक होगा वो उसके साथ वो मास्क भी होंगे फिर। हाँ जाहिर अब जब मास्क होंगे इतनी सारी चीजों के साथ, इतने बंदोबस्त के साथ जब वो आ रहे हैं तो उनको रोकना आसान होगा। जबकि पीटीआई के धरने में ये सारी चीजें उस वक्त नहीं थी। हमने खुद देखा कि उनके कारकुनान जो थोड़ी सी शेलिंग होती थी वो भाग जाते थे। जैसे अगस्त की आखिरी रातों में एक दिन शेलिंग हुई थी यहाँ पे डी चौक में, तो पैट के लोग तो फिर खड़े हो गए थे, पीटीआई के भाग गए थे। अच्छा तो ये अब हाँ अच्छा ये आज जो एपीसी हुई इस्लामाबाद की हवाले से, तो उन्होंने इंतजामात के हवाले से क्या बताया? देखिए उसमें उन्होंने 2-3 चीजें की हैं। पहली चीज तो ये उन्होंने कही है कि हम 27 अक्टूबर को जो हम यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं वो तमाम अपोजिशन की जमातें इकट्ठी होंगी प्रेस क्लब के सामने और वहाँ पे एक बड़ा एहतजाजी मुजाहरा करेंगे कश्मीरियों से आज़ादी इज़हार यकजहती के लिए। अच्छा, दूसरा 31 अक्टूबर के हवाले से जो उन्होंने बात की कि हम 31 अक्टूबर को भी अपनी भरपूर कुव्वत का मुजाहरा करेंगे। लेकिन एक बात अभी तक वाज़ेह नहीं हुई कि आया जो इस्तकबाल होगा आज़ादी मार्च का, क्योंकि ये तो सारे मेज़बान होंगे यहाँ पे, वो आज़ादी मार्च का इस्तकबाल कैसे करेंगे और कहाँ पे करेंगे और उनका इस्तकबाल कैसा होगा, क्योंकि यहाँ पे पकड़ धकड़ का सिलसिला तो शुरू हो जाएगा, शुरू हो चुका है। तो क्या ये लोग यहाँ बच जाएंगे? मैंने उनसे एक सवाल किया था जिसका जवाब आपके सामने वो नहीं आया कि ये बता दें कि आपने यहाँ फैसला क्या किया है, आप किस तरह से इस्तकबाल करेंगे, कितनी कुव्वत को आप इस्लामाबाद में जमा करेंगे अपनी तरफ से, जो आपकी यहाँ की ज़िले की कुव्वत है वो कितनी होगी। तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि स्ट्रेटजी की वजह से हम बता नहीं सकते कि हमारी किसी साहब ने कहा था कि एक दूसरे का थानों में इस्तकबाल करेंगे। हाँ, तो ये भी हो सकता है कि अगर मरकजी क़यादत जो उनकी यहाँ पे ज़िले की क़यादत है अगर वो गिरफ्तार होती है तो सूरत में कारकुनान कितने निकलेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इंतजार आप भी देख रहे हैं चीज़ों को, मुझे ये बताएं, पहले एक परसेप्शन ये दी गई कि मौलाना की बैक पे कोई मुक़्तदर कुव्वतें हैं, कोई इदारा है, इदारा पीछे खड़ा है मौलाना के। अब वो हर आए दिन वो तसर ख़त्म होता जा रहा है, तकरीबन ख़त्म हो गया है कि मौलाना के बैक पे कोई इदारा है, लेकिन टारगेट तो मौलाना का कोई ना कुछ है। टारगेट क्या है आपकी नज़र में, आपने क्या समझा? देखिए मैं अभी तक जो मैं मौलाना फजल रहमान को समझाऊँ, हम भी बीट कर रहे हैं, करसे से कर रहे हैं, लेकिन हम तारीख के तालिब इल्म हैं, चूंकि हम साफत तो हैं, ये हमारे पास और साफत अंधेरे में तीर तो मौलाना ने नहीं चलाया, अंधेरे में मौलाना भी तीर नहीं चलाते। और एक चीज़ और है, मौलाना ने कभी ये सहारा नहीं लिया माँ सिवाय जो मुशर्रफ का दौर था उसमें जब वो चीज़ें हुई, तो उस वक्त जो चीज़ें हुई वो एक अलग बात है, लेकिन उसके अलावा मौलाना की अपनी एक जमहूरी वो रही है, एक उसकी जमहूरियत का एक तसलसल के साथ मौलाना उसका इजहार भी करते रहे हैं और उसके साथ वनथी भी रहे हैं और अपने आप को जोड़ी भी रखा है जमहूरियत के साथ। चाहे वो नवाबजादा नसरुल्लाह की सूरत में हो तो मौलाना उनके साथ नजर आए, वो बेनज़ीर भुट्टो की सूरत में हो तो मौलाना नवाज शरीफ के खिलाफ उनके साथ नजर आए। देखिए ये वही मौलाना फजल रहमान थे जिनके वालिद वो ज़ियाउल हक की अमरीत के एक किस्म के हामी थे, लेकिन मौलाना फजल रहमान अपने वालिद के बाद ज़ियाउल हक के हामी नहीं रहे बल्कि वो मुखालफत में थे। उसके बाद उन्होंने जेल भी काटी। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जब हुकूमत आई तो उस वक्त भी सूरत हाल ये थी कि जो दाएं बाजू की जमातें थी वो सारी पीपल्स पार्टी मुखालिफ थी, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम थे पीपल्स पार्टी की हामी थी। इससे नजर आता है कि मौलाना फजल रहमान जो थे वो जमहूरियत के साथ साथ चले हैं और उन्होंने कभी उस तरह के इशारों पे कभी बिलीव भी नहीं किया, अगर उन्हें होते भी रहे माँ सिवाय इसके कि जब 2001 के बाद सूरत हाल तब्दील हुई और मुशर्रफ की हुकूमत आई और उसके बाद मुशर्रफ की हुकूमत के दौरान जब उन्हें कुछ सियासी तौर पर रिलीफ चाहिए था तो मौलाना फजल रहमान ने कुछ गिव एंड टेक किया, जिसमें जमात इस्लामी के अमीर मरहूम काजी हुसैन अहमद भी नाराज हो गए थे, लेकिन ये एक वो दौर था। इसके अलावा हमने मौलाना फजल रहमान को इस तरह से नहीं देखा और मैं ये समझता हूँ कि जो ये परसेप्शन क्रिएट की जा रही थी कि शायद कुछ लोगों का हाथ मौलाना के पीछे है, उससे अब साबित हो गया। देखें कि अब लीडिंग चैनल्स भी ये कहना शुरू हो गए कि हमें मौलाना फजल रहमान की कवरेज से रोका जा रहा है, तो इससे ये अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं कि अगर कोई कुव्वत होती तो फिर मौलाना की कवरेज इस तरह से रोकी ना जाती या ये पैगामात न दिए जाते। मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज थी ही नहीं और ये अब आहिस्ता आहिस्ता वो बादल भी छटते जा रहे हैं। अगर फिर कोई ऐसी चीज होती तो फिर मियाँ शहबाज शरीफ तजब्जुब का शिकार ना होते, वो पहले दिन से फिर मौलाना फजल रहमान के साथ खड़े हो जाते, जबकि मौलाना फजल रहमान का, मरियम नवाज का, मियाँ नवाज शरीफ का, इनका एक मौका बिल्कुल इस वक्त इस मौजूदा सूरत हाल में बिल्कुल वाज़ेह और
دو ٹوک سامنے لیکن آئے۔ پھر بھی نون لیگ نے اناؤنس تو کر دیا ہے شرکت کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ روز جو بیان دیا اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بلاول بھٹو زرداری نے بہت وقت پہ بیان دے دیا، وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ جیسے کچھ دن پہلے ایک بیان حکومت کی طرف سے آیا اور وہ یہ آیا کہ ہم مارشاء اللہ یہاں نہیں لگ رہا، نہ ہم مارشاء اللہ لگنے دیں گے، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، اس پروپیگنڈے کو آپ مسترد کر دیں۔ اچھا، حکومت کی اپوزیشن کی طرف سے مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا تھا کہ ہم مارشاء اللہ نہیں لگنے دیں گے، اگر ہمیں ایسا اشارہ بھی ہوا تو ہمارے احتجاج کا رخ تبدیل ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ جب بیانات دیکھے ہیں تو اس ساری صورتحال میں بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا کہ آپ خیال کریں، محتاط رہیں، لفظ محتاط استعمال کیا انہوں نے کہ احتیاط کا دامن مت چھوڑیں، اس حد تک نہ جائیں کہ کہیں آپ کی جو نظام ہے وہ لپیٹ دیا جائے۔ پیپلز پارٹی کا یہ شروع سے موقف رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں احتجاج ہو، مظاہرے ہوں، سب کچھ ہو، لیکن ایسا دھرنا نہ ہو جس سے نظام لپٹ جائے۔ پیپلز پارٹی آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی باقی جماعتوں کی طرح بھرپور شرکت کرے گی؟ نہیں، پیپلز پارٹی نے ابھی تک بھرپور شرکت کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری یہ کہہ رہے ہیں ہم استقبال کریں گے، ہم اخلاقی اور سیاسی حمایت کریں گے۔ اب اخلاقی اور سیاسی حمایت تو وہی ہے جیسے بیانات دے دیے جائیں گے، جیسے جب وہ سندھ سے آئیں گے تو ان کے قافلوں کا استقبال کیا جائے گا وہاں پہ، یا پنجاب میں اگر کچھ ایسی جگہوں پہ جیسے جنوبی پنجاب ہے جہاں پہ پیپلز پارٹی کا کثر رسوخ ہے، وہاں پہ اگر قافلے پہنچتے ہیں، اگر پہنچ گئے مولانا فضل الرحمان کو لے آئے تو وہاں پہ وہ اس کا استقبال کریں گے، وہ اس طرح سے استقبال کریں گے اور اس طرح سے ساتھ دیں گے۔ البتہ اگر اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ پہنچ جاتا ہے اور یہاں پر آ کے مولانا ڈیرا لگا لیتے ہیں، اس صورت میں جو یہاں کی قیادت ہے جس میں رہبر کمیٹی میں فرد اللہ بابر بھی شامل ہیں، جس میں نئی حسین بخاری بھی شامل ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ سابق وزیر اعظم راجہ عبد اشرف بھی یہاں پر پیپلز پارٹی کی نمائندگی کے لیے آ جائیں، تو یہ ان کی قیادت اس طرح سے آئے گی، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ان کی بھرپور جیالے آپ کو نظر آئیں گے یا آپ کو جھنڈے پیپلز پارٹی کے نظر آئیں گے، اتنا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ آخری بات یہ بتائیں کہ رکاوٹیں ڈالنے سے، گرفتاریاں کرنے سے مارچ کے پہ کوئی منفی اثرات پڑ سکتے ہیں، اور دوسرا فائدہ کس کو ہوگا، حکومت کو ہوگا یا مارچ والوں کو ہوگا؟ دیکھیں اگر رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں اور روکا جاتا ہے، جہاں روکا جائے گا وہاں یہ دھرنا دے دیں گے، یہاں تک آنے کے لیے بہت بڑا خرچہ کرنا پڑے گا جے یو آئی کو، کیونکہ لیڈ تو وہی کر رہی ہے اپوزیشن میں، اس کو خرچہ کرنا پڑے گا۔ اب جہاں روکیں گے یہ وہاں مظاہرے کریں گے، گرفتاریوں ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی مولانا فضل الرحمان کو فائدہ ہوگا۔ خود شبلی فراز یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم مولانا فضل الرحمان کو کوئی سیاسی فائدہ نہیں دیں گے، تو اگر وہ گرفتاری کر لیں گے تو اس میں فائدہ جے یو آئی کو ہوگا، اپوزیشن جماعتوں کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ دیکھیں اگر وہ یہاں تک آنے دیتے ہیں اور مولانا فضل الرحمان مطلوبہ لوگ یہاں تک نہیں لا سکتے، سپوز نہیں لا سکتے، گرفتاریاں ہو جاتی ہیں، کچھ بھی ہو جاتا ہے، اس صورت میں اگر مولانا فضل الرحمان یہاں مطلوبہ بندے نہیں لاتے اور زیادہ دیر تک یہاں نہیں بیٹھ سکیں گے تو اس صورت میں تو حکومت کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن اگر مولانا کو روکا جاتا ہے اور مولانا کے ساتھ ایک بڑی سٹرینتھ ہوتی ہے اور مولانا وہ رکاوٹیں توڑ دیتے ہیں تو اس صورت میں مولانا فضل الرحمان کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر اس صورت میں حکومت کو جس طرح سے ابھی دیکھیں، ابھی سے ایک موب بنے نا، ایک صورتحال بن گئی ہے کہ اس میں اب حکومت نے مذاکرات شروع کر دیے ہیں، اپنے طور پہ مذاکرات شروع کر دیے ہیں، آپس میں بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں، پرویز الہی کو لاہور سے بلایا اسلام آباد میں، باقی تمام لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، سپیکر قومی اسمبلی اسلام آباد پہنچ چکے اپنی نجی مصروفیات چھوڑ کر، قائم مقام صدر بھی اس وقت وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، تو آخر حکومت پریشان ضرور ہے، ایک پریشانی مولانا نے کریٹ کر دی ہے۔ اب اس پریشانی کے بعد اب دیکھنا یہ ہے، یہ اعصاب کی جنگ ہے، سلنگی صاحب، اعصاب کی جنگ ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس اعصاب کی جنگ میں حکومت کامیاب ہوتی ہے یا مولانا فضل الرحمان کامیاب ہوتے ہیں، لیکن مولانا کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ مولانا کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے۔ ویورز، انتظار حیدری کی رائے اور تجزیہ آپ نے سنا، اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، اور جو ربر کمیٹی ہے اس کے حوالے سے میں اگلا پروگرام کروں گا۔ ربر کمیٹی اور حکومتی کمیٹی کے جو مذاکرات ہونے ہیں اس پر ڈیولپمنٹ اس وقت چل رہی ہے، وہ اگلے پروگرام میں کیونکہ ابھی فائنل نہیں ہوا معاملات کہ مذاکرات ہونے ہیں یا نہیں ہونے، جو بھی ہوگا اس وقت کمیٹی کی میٹنگ چل رہی ہے، حکومتی کمیٹی کی، وہ ختم ہوگی تو اس کے حوالے سے وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، جب بھی جو بھی اناؤنسمنٹ آئے گی، جو بھی اپڈیٹس آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔